ओके, बुक्स आ गई सबकी? सबकी आ गई? ओके, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेसन नंबर 15. हैव यू हर्ड अबाउट साइबर लॉज? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट साइबर क्राइम? कैसे पता होता है क्राइम के बारे में? व्हाट इज साइबर क्राइम? हैकिंग. ओके, बड़े 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 शब्द बोल दिए है ना. ओके ओके, बेसिकली एक कॉमन वर्ड जो आ रहा है दैट इज ऑनलाइन. यस, साइबर क्राइम या साइबर लॉस की जब हम लोग बात करते हैं, साइबर वर्ड का मतलब क्या हुआ? रिलेटिंग टू ऑनलाइन. ठीक है, जब 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 ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनमें जो फ्रॉड होता है या इनमें जो भी गलत काम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम. ओके, देखिए पहले क्या होता था आज से कुछ साल पहले जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता था. सिर्फ और सिर्फ कैसा होता था? मैनुअल सिस्टम होता था. चाहे हम लोग शॉपिंग की बात कर लें, या हम लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर लें, या हम लोग रिटर्न फाइलिंग की बात कर लें, सब कुछ सिर्फ किस फॉर्म में होता था? मैनुअल फॉर्म में. इवन आपका जो आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन है, जो अब आप घर बैठे फॉर्म भर लेते हैं, वो भी पहले मैनुअल होता था. आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, फिर वहां से आपको बुक्स मिलती थी. तो ये जो प्रोसीजर है ना कि अब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर पोस्ट से बुक्स आती हैं, ऐसा नहीं होता था. आप यहाँ बगल में फॉर्म जमा करते थे और हैंड टू हैंड आपको बुक्स मिल जाती थी. तो अब आपको लग रहा होगा ये सिस्टम ज्यादा बेटर था, है ना. बट अगेन, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इंक्रीज होने लगी. जैसे बैंक्स वगैरह में सब कुछ पहले मैनुअल होता था. बैंक अकाउंट्स पहले मैनुअली मेंटेन्ड होते थे. आज आपके पास सारी फैसिलिटीज है, आप अपने मोबाइल के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पूरा अकाउंट का सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. बट पहले ये सब कुछ कैसे होता था? मैनुअल फॉर्म में होता था. ओके, जितने भी चीजें हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ मैनुअल फॉर्म में होता था. ऐसी चीजों में जब कभी कोई ऐसी फ्रॉड, तो जितने लॉज होते थे उस टाइम पे, उन सारे लॉज में भी सिर्फ कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाती थी? मैनुअल डॉक्यूमेंट की. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइल होना है, लेट्स टॉक अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी यही लिखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना है. और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगा? मैनुअली फाइल होगा, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कोई भी मेंशन नहीं था. फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई, लेकिन लॉज में तब भी मैनुअल ही लिखा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, धीरे धीरे जब जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई, लेकिन लॉ में यही लिखा हुआ था कि सिर्फ मैनुअल तरीके से जो चीजें करी जाएंगी उन्हीं को ही वैलिडिटी मिलेगी. अब लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? फ्रॉड्स करने लगे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. जब ऐसे फ्रॉड्स को पकड़ने की बारी आई तो ये कहा गया कि भाई लॉ में तो यही लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आपको पता होगा हमारे देश में सारे सजाएं कौन से एक्ट में दी हुई हैं? आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड. ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें सारी सजाएं दी हुई हैं. तो अगर हम छोटी सी बात करें, चोरी, ठीक है, तो आईपीसी ये कहता है चोरी का मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन फिजिकली कहीं जाए, वहां जाके सामान चुराए और लेकर आए, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ थेफ्ट. बट अगर मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉनिकली चोरी करी है, इलेक्ट्रॉनिकली चोरी करने का मतलब समझ गए? किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया और उससे उसने सारे पैसे निकाल लिए. अब अगर हम आईपीसी के हिसाब से देखें तो उसने कोई गलत काम नहीं किया. क्यों? क्योंकि आईपीसी में लिखा है कहीं गए, वहां जाके सामान उठाया, निकाला और चले आए. लेकिन वो बंदे कह रहे हम तो कहीं गए नहीं, हम तो अपने घर में बैठे थे, चेयर से भी नहीं हिले, अपने सामने कंप्यूटर रखा तो उसी के सामने बैठे रहे, बस मेरे अकाउंट में पैसा आ गया. तो अगर हम आईपीसी के हिसाब से देखें तो हमने तो चोरी करी ही नहीं है. और लॉ के हिसाब से आपको पता है लॉ में जो लिखा है वो लिखा है. टेक्निकली ही इज राइट. तो धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक जमाना तो हो गया है, लेकिन लॉज अभी भी अपडेटेड नहीं है. इसलिए इस एक्ट को, ये एक एक्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. सी द वर्ड साइबर लॉज, ठीक है, साइबर लॉ का मतलब होता है जितने भी एक्ट हैं रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और यहां पर हम लोग उसमें से एक एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट.
So there's a difference between the word cyber laws and information technology act. When we talk about cyber laws, cyber law का मतलब वो सारे लॉ जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम लोग वो सारे लॉ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि देखिए आप भी ये बात समझ रहे हैं कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या है, कंपनी लॉ. कंपनी लॉ इज योर कोर सब्जेक्ट. JIGL में हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब आपका नॉन कोर एरिया है. तो क्या नॉन कोर एरिया का मतलब ये होता है कि कम पढ़ेंगे? दिक्कत ये है कि अगर नॉन कोर वाले को कम पढ़ा तो कोर वाला भी पास नहीं हो पाओगे. क्यों ऐसा? क्यों? ये क्या बोला हमने? अगर नॉन कोर नहीं पढ़ा तो कोर वाला भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पास होने के लिए पूरा ग्रुप पास होना जरूरी है. ये पता है ना आपको? ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ कंपनी लॉ पास कर लिया तो हो गया. तो यू हैव टू गेट एटलीस्ट 40 एंड एन एग्रीगेट 50. ओके, तो इसलिए ये टॉपिक्स तो नॉन कोर हैं, बट देन अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये एक एक्ट है, आपको सारे साइबर लॉज नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ एक एक्ट पढ़ाया जाएगा. वो कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ओके, नाउ जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में मेंशन किया गया कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शंस जो पहले कभी मैनुअल फॉर्म में हुआ करते थे वो सब अब मैनुअल के साथ साथ किस फॉर्म में होने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. दैट मीन्स इस एक्ट ने रिकॉग्निशन दिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को. जब तक ये एक्ट नहीं आया था तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं थी. फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई सामान परचेज किया, हम बात कर रहे हैं जब ये एक्ट नहीं था. ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई सामान परचेज किया और मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो क्या आप किसी कोर्ट में जाके कोई कंप्लेन कर सकते हैं? नो. इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में लिखा है शॉपिंग का मतलब क्या होता है? जाओ सामान खरीदो और लेकर आओ. देयर शुड बी फिजिकली अ बायर एंड अ सेलर. बट जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं देयर इज नो फिजिकल बायर, नो फिजिकल सेलर एंड नो फिजिकल सेलिंग, राइट? तो लॉ के हिसाब से अगर हम लोग चले तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को पहले लीगल वैलिडिटी नहीं दी गई थी. जब ये एक्ट लाया गया, इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको लीगल वैलिडिटी दी गई, और जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट को भी अमेंड किया गया. आप सोच के बता सकते हैं जितने एक्ट हैं उन सब में क्या अमेंडमेंट लाई गई होगी? बताइए क्या अमेंडमेंट? सारे एक्ट में एक अमेंडमेंट आई. क्या अमेंडमेंट आई? जब ये एक्ट आया उसके बाद एक अमेंडमेंट आई. एग्जैक्टली जहां जहां पर मैनुअल लिखा हुआ था वहां पर क्या लिख दिया गया? मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक की ओनली इलेक्ट्रॉनिक? मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक. तो जहां जहां पर लिखा हुआ था कि मैनुअल हो सकता है वहां पर एक वर्ड और जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में भी जितने भी रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट फाइलिंग होती है जो कभी सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फॉर्म में होती थी, आज वो सब कुछ किस और फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी. इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम लोग देखें, जो भी ITRs फाइल होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, वो सब कुछ पहले मैनुअल होते थे, लेकिन अब वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. गवर्नमेंट के पास हम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले हम मैनुअल फॉर्म में करते थे, आज हम किस फॉर्म में कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. ओके, इवन बैंक के जितने एक्ट हैं, RBI का जो एक्ट है, जहां जहां पर मैनुअल वर्ड लिखा हुआ था उन सब में एक वर्ड ऐड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक. अगर ये एक्ट ना आया होता तो ये सारे अमेंडमेंट वैलिड नहीं होते. आज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू कोई भी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कौन से एक्ट की वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ठीक है, अब क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट्स होने लग गए इलेक्ट्रॉनिक तो एक प्रॉब्लम और सामने आई. भाई जब मैनुअल डॉक्यूमेंट्स होते थे तो साइन कैसे करते थे? किसी भी मैनुअल डॉक्यूमेंट में साइन कैसे करते हो? पेन से. इलेक्ट्रॉनिक में साइन कैसे करते हो? हाउ डू वी साइन अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट? कौन सा सिग्नेचर? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. ओके, वेरी गुड. जैसे जब आपने अपना ICSI का फॉर्म भरा होगा तो एक साइन शायद भेजा होगा. दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. ठीक है, वो आपने एक पेपर पे साइन करके स्कैन करके फोटो लगा दी. ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं कहा जाता है. ओके, तो ये मत किसी से बोलना रहे हमने तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करे हैं.
ICSI का फॉर्म भरते वक्त ही किया था। इवन कई बार जब आपके पास कुरियर आता है तो आप देखते हो कि वो लोग ऐसा कोई वो स्क्रीन टाइप का लाते हैं, आईपैड टाइप का, और उस पे ऐसे पेन चलवा देते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है। हमारे देश में आज प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो मेथोडोलॉजी चल रही है, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, उसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर। सुना है कभी? बस सुना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पता होगा। और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट फाइलिंग होती है, रिपोर्ट फाइलिंग होती है, उन सबको साइन करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आप CS बन गए, मान लो, मानने में क्या जा रहा है अभी, है ना, तो मान लो CS बन गए, सेक्रेटेरिएट ऑडिट किया, रिपोर्ट बनाई, इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट फाइल करी, तो उन्होंने कहा भैया सिग्नेचर भी लगेंगे। आपने कहा अच्छा हाँ वो तो हमें आता है। आपने एक पन्ने पे सिग्नेचर किया, उसकी फोटो खींची, स्कैन किया और सेक्रेटेरिएट ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगा दी। ऐसा करेंगे? इसलिए JIGL पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डिजिटल सिग्नेचर। हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब एक ऐसा सिग्नेचर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में लगाया जाता है। ठीक है, उसके कई मेथड्स हो सकते हैं। हमारी कंट्री में प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो मेथड यूज होता है दैट इज नोन एज अ डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने कभी डिजिटल सिग्नेचर देखा हो तो डिजिटल सिग्नेचर इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेन ड्राइव। इतना छोटा सा पेन ड्राइव होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो डिजिटल सिग्नेचर हैज नथिंग टू डू विद योर सिग्नेचर, कि आपने आज से एक बहुत अच्छा साइन बनाने की प्रैक्टिस करी और आप मन में सोच रहे हैं इसी साइन को हम डिजिटल सिग्नेचर बना लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। डिजिटल सिग्नेचर कोड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, और उस कोड को ही सिग्नेचर, उसको एनकोड डिकोड किया जाता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर। और ये डिजिटल सिग्नेचर हर किसी को नहीं मिल सकता कि आपने सोचा अभी CS बने नहीं है, तैयारियां करके रख ले, डिजिटल सिग्नेचर आज ही से लेके रख ले। नो, डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल मतलब CACS, क्योंकि उनको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन करनी पड़ती है, प्लस जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जिनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो आप उसमें से किस कैटेगरी में आ गए? प्रोफेशनल्स। तो आपको भी CS बनने के बाद डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फाइल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, इन सब का कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट के हिसाब से चल रहा है, मतलब इसके पीछे लॉ कौन सा लग रहा है। देखो, बीइंग लॉ स्टूडेंट्स, हर चीज में आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसके पीछे लॉ कौन सा लग रहा है, बिकॉज आपको मतलब किस चीज से होना चाहिए? लॉ से। आपने डिजिटल सिग्नेचर देखा, आपने ई-कॉमर्स देखा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस देखे, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इसके पीछे कौन सा एक्ट लग रहा है, इसके पीछे कौन सा लॉ लग रहा है। तो कौन सा लॉ लग रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, ये एक्ट कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को, देन डिजिटल सिग्नेचर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर समझ गए, जो आपको ये इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जो कवरेज हो रही है वो कौन से एक्ट की हो रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो एक बेसिक सी बात अगर समझे, पहले हमारी कंट्री में सब कुछ मैनुअल फॉर्म में हुआ करता था। मैनुअल फॉर्म में जितने भी फ्रॉड्स होते थे उनको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी फ्रॉड्स होते थे उनको कवर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसका नाम क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और इस एक्ट के आने के बाद जितने और एक्ट हैं उन सबको भी साथ में अमेंड किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्निशन दी जा सके। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्या पढ़ने वाले हम लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कौन से ईयर में आया? बहुत पुराना है कि बहुत नया है? मतलब वैसे आपको लग रहा होगा नहीं पुराना ही है, 20-30 साल हो गए, 23 साल हो गए, बट स्टिल 2000 का मतलब, इसका मतलब 2000 के पहले हम लोग को ये रिकॉग्नाइज नीड ही नहीं फील हुई कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए भी कोई एक्ट बनाए। 2000 के पहले ज्यादातर ट्रांजैक्शंस किस फॉर्म में हुआ करते थे? मैनुअल फॉर्म में। होते भी थे अगर इलेक्ट्रॉनिक, तो उनका लीगल रिकॉग्निशन नहीं था। ओके, चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोस्ट कॉमनली टर्म्ड एज IT, is the use of computer system to create, process, store, retrieve and exchange
ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का डेटा और इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द टर्म IT is typically used within the context of business operation as opposed to personal or entertainment technology. An information technology system is a communication system. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में बेसिकली क्या चीज होनी चाहिए? जब भी हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग सबसे पहली चीज की बात करते हैं कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर डिवाइस होनी चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए. आई होप सबने बचपन में कंप्यूटर पढ़ा होगा, मन से या बेमन से, दैट इज अ सेकेंडरी इशू, बट पढ़ा सबने होगा. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? जो बाहर दिखता है वो क्या होता है? चलो इतना आता है. और जो नहीं दिखता वो क्या होता है? ठीक है. तो जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें मिला करके, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ मिला के एक वर्ड अगर हम लोग यूज करें तो एक वर्ड क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, सो एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग, देखिए इसमें क्या क्या होगा कह रहे हैं, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, पेरिफेरल इक्विपमेंट. पेरिफेरल इक्विपमेंट मीन सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, माउस है, आपका इंटरनेट है, मॉडेम है, ये सारी चीजें मिला करके क्या फॉर्म करेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम. अब देखिए नेक्स्ट इसमें मार्क करना होगा यहां से इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसके ऊपर इन्होंने बताया है इंटरनेशनल लेवल पर एक मॉडल लॉ है, यूनिट्रल मॉडल लॉ ई कॉमर्स पर. डेफिनेटली हम लोग हमारी कंट्री में जो भी लॉज बनाते हैं कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लॉज को देख के बनाते हैं. तो बाहर की कंट्रीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लॉज थे, उनको देखकर हम लोग ने भी सोचा कि हमारी कंट्री में भी ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि इंटरनेट को रिलेटेड डील कर रहे हों. और उसी को देख के 2000 में देखिए हम लोग ने अपना एक्ट पास किया. देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट हैज पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑन 17 अक्टूबर 2000. ओके, और हम लोग ने डिराइव किया था इंटरनेशनल लॉ से. यूनिट्रल मॉडल लॉ एक इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ है. और इसी इंटरनेशनल लॉ को देख करके हमने इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लॉन्च किया. कौन से ईयर में? 2000 में. Now, Indian Information Technology Act has tried to adopt legal principles relating to information technology enacted earlier by several other countries. इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लीगल प्रिंसिपल्स हैं which were enacted earlier by several other countries. मतलब बाकी कंट्रीज वो सारे लॉज पहले फॉलो कर चुके थे. यानी एक तरह से देखा जाए कि हमारी कंट्री का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पूरी तरह डिराइव्ड है कहां से? बाहर के लॉज से. जाहिर सी बात है, बाहर पहले इंटरनेट सिस्टम आया होगा कि इंडिया में? बाहर, वहां पर पहले ये टेक्नोलॉजी थी, वहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते थे, और वहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक के लॉज थे, ई कॉमर्स लॉज थे. उनको देखकर सेम तरीके से हम लोग ने भी अपने लॉज बनाए, और उसके लिए हम लोग ने अपना एक्ट लॉन्च किया. कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. एंड ऑल्सो वेरियस गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ. द एक्ट इज सप्लीमेंटेड बाय अ नंबर ऑफ रूल्स विच इंक्लूड्स रूल्स फॉर, ये क्या होता है? साइबर कैफे. सुना है आप लोग ने साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे? आप लोग के टाइम पे तो बड़ा कम यूज हो रहा है क्योंकि सबके हाथ में कैफे है. और क्या, आपका फोन भी तो कैफे ही है, आप, आपका फ्रेंड, आपके घर वाले सब उसी से काम कर रहे हैं. बट जब नया नया ये सिस्टम इंटरनेट आता था तो हम लोग के फोन्स पे इंटरनेट नहीं होता था. मतलब ये बहुत साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं. तो एग्जैक्टली हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो तब इंटरनेट कैफे हुआ करते थे, एंड दे यूज्ड टू चार्ज ऑन पर आवर बेसिस. आई थिंक अभी भी होगा पर आवर बेसिस. हाँ, 10 रुपीज पर आवर, 20 रुपीज पर आवर. तो यू वोंट बिलीव, हम लोग ना वो गेम, इंटरनेट पे गेम खेलने के लिए भी जाते थे, और उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी कि 10 रुपए में 1 घंटा खेल कर आ रहे हैं. हाँ, वी यूज्ड टू फॉर एवरी, बिकॉज इंटरनेट, आप सोच के देखो, 1 सेकेंड के लिए यू आर नॉट हैविंग इंटरनेट इन योर हैंड. आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं है, कोशिश करो 1 घंटा बंद करके देखो, तो ये वाली साइट्स का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है.
उस जमाने में जैसे अभी आपका, अब तो खैर फेसबुक भी पुराना हो गया है ना, आजकल तो आपके नए नए चलते रहते हैं। उस जमाने में ऑर्कुट चलता था, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, हो सकता है पेरेंट्स से, ठीक है। तो आई डोंट नो ऑर्कुट के पहले क्या था, बट फेसबुक बहुत बाद में आया। उसके पहले जो एक फ्रेंडशिप वाली साइट हुआ करती थी, दैट वाज ऑर्कुट। किसी ने सुना है ना, ऑर्कुट हुआ करता था। तो ऑर्कुट में सेम प्रोसीजर था जो फेसबुक में है, बिल्कुल वैसे ही था। और उस टाइम पे वी यूज टू यूज ऑर्कुट, और उसके लिए वी यूज टू गो टू द इंटरनेट कैफे। मतलब ना कि अब आप खुद सोचो ना, फेसबुक या इन सबको यूज करने के लिए 10 रुपए खर्च करके 1 घंटा, और जैसे ही वो 1 घंटा होता था तो वो भैया पीछे खड़ा हो जाता था सर पे, चलो जाओ, ठीक है। तो दैट वाज द टाइम विच वी हैव सीन। और हर छोटे काम के लिए, कोई साइट डाउनलोड करनी है, फॉर्म डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, वी यूज टू गो टू द कैफे। सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट लगता था खेलने जाओ, ठीक है, कि 1 आवर के लिए हमें इंटरनेट का कोई गेम खेलना है, उसके लिए हम 1 घंटे के लिए गए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए दिया, एंड देन वी यूज टू कम। तो दैट वाज द टाइम। और आज सिचुएशन देखिए, फोन चल रहा हो ना चल रहा हो, इंटरनेट चलता रहता है हमारा। हाँ, दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, कई बार फोन नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, और अगर 2 मिनट के लिए भी आपका इंटरनेट बंद होता है तो आप एकदम ऐसे वाईफाई के लिए ऐसे हो जाते हो ना कि सांस नहीं आ रही ना, दम सा घुट रहा है, नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। इवन पहले के टाइम पे हम लोग साइट डाउनलोड करते थे, तो वो जो घूमता है ना अभी आपका, जिसको देख के आपको उलझन होती है, तो वी वर यूज्ड टू इट कि अभी साइट खोली है, जैसे अगर आपने किसी साइट पे क्लिक किया, ये मत सोचो कि हम 100 साल पुराने हैं, ठीक है, तो हम आपको 100 साल पुरानी बात बता रहे हैं, बट शायद 15-20 साल पुराना, दैट्स इट। तो एक साइट खोली, तो जैसे एक साइट पे क्लिक किया, फिर हम अपना काम करने चले जाते थे, पानी वानी पी के आ रहे हैं, हाँ लिटरली दैट्स द ट्रूथ। और जब हम वापस आते थे तब देखते थे अच्छा खुल रहा है अभी, ठीक है। अभी आपके साथ क्या होता है, क्लिक करते ही खुल जाए बस, है ना, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। सो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज मूव। तो साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। साइबर कैफे के क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ कौन से एक्ट में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, डेटा सिक्योरिटी, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स। इट ऑल्सो हैज रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस बाय इंटरनेट इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होता है? आपको ये पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, या चलो टेलीफोन के थ्रू ही जिससे भी बात करते हैं, उसमें 2 लोग नहीं 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से कोई बात कर रहे हैं, तो you two are not the only 2 people talking, there's someone else। अब आप कह रहे हैं हो, हमको तो पता ही नहीं था। there are 3 people, one is the originator, ठीक है, जो बात कर रहा है, जैसे हमने अगर आपको कॉल किया तो एक होता है ओरिजिनेटर, एक होता है एड्रेसी। एड्रेसी वो होता है जिसको मैसेज भेजा है। एक और होता है, इवन इफ यू आर सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज टू समवन, देयर आर नॉट 2 people, देयर आर 3 people। हु इज द थर्ड वन? वो तो ओरिजिनेटर हो, एक हम हो गए, हमने आपको कोई मैसेज भेजा, ठीक है, आपने देख लिया, हम दोनों के अलावा तीसरा बंदा कौन है? द थर्ड पर्सन इज इंटरमीडियरी, ठीक है। इंटरमीडियरी कौन होता है, समझ आया? पहले तो कुछ लोग इसी शौक में हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लग रहा था हमारा फ्रेंड ही सुन रहा है सिर्फ। इंटरमीडियरी होता है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जिसके आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन होता है, अभी इसी एक्ट में पढ़ोगे, एक होता है ओरिजिनेटर जिसने मैसेज भेजा है, फिर होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर समझ गए, जिसका आपके में नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वो। और नेक्स्ट होता है वो एड्रेसी जिसको आपने मैसेज भेजा है। तो आप जो भी मैसेज भेज रहे हो वो इनके थ्रू होके जाता है। जब भी हम ये एक्ट पढ़ाते हैं पहली क्लास में, हम बच्चों को ये साफ साफ बता देते हैं, ताकि अभी तक जो हुआ वो हुआ, है ना। और अभी हम आपको इनकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे। ये होते हैं इंटरमीडियरी, देखो नाम ही इनका, देखो इंटरमीडियरी जो बीच में आ रहा है ना। तो इनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये आपका मैसेज रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, रीड भी करते हैं, सब करते हैं, हाँ ठीक है, और फिर भेजते हैं एड्रेसी को। तो अब से जब भी आप गरीमत ऐसा नहीं करते ना कि अच्छा बहुत हो गया, आप सीधे एड्रेसी को भेजने के बजाय मम्मी पापा के फोन पे ट्रांसमिट कर दिया, है ना, कि आप अपने दोस्त को जो भी मैसेज भेज रहे हो उसने कहा कि बस बहुत हो गया,
अब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने एड्रेस ही चेंज कर दिया, तो वो मैसेज जो आप अपने फ्रेंड को भेज रहे थे, क्लास के बाद घूमने चलोगे, सीधे पापा का फोन बजा, क्लास के बाद घूमने चलोगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में जो तीसरा पर्सन होता है दैट इज द इंटरमीडियरी, ठीक है। बट ऑब्वियसली तभी देखिए आजकल आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा कह रहा था कि आपके मैसेजेस जो है वो सिक्योर है, whatever you are doing in internet is secure, but आपको भी पता है whatever you are doing on internet is not secure, तब भी इतना यूज करते हो, है ना। दैट इज नॉट एट ऑल सिक्योर। कभी आपने ये नोटिस किया है आपके माइंड में जो चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू परचेज अ पेयर ऑफ शूज, आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे वो वही दिखाने लगता है। कभी नोटिस किया है कि आपको कुछ भी खरीदना है, आपको बुक्स खरीदनी, बुक्स तो कहाँ ही खरीदते हो, आपको क्लोथ्स खरीदने हैं, ठीक है, तो जो आपके माइंड में है आप जिस वेबसाइट पे जाते हो आपको वही दिखाने लग जाता है। ऐसा देखा है आपने? तो आप सोचते हो ना कि बस यही है जो मेरे दिल की बात समझता है। नहीं, ऐसा कैसे? ये सारा का सारा डेटा जो है ना ये गूगल से डिराइव किया जाता है। आपने गूगल पे जो सर्च किया, व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली ये जितनी भी साइट्स होती है ना, अमेजोन है या जिससे भी आप शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट है एंड ऑल, दे टेक डेटा फ्रॉम गूगल। ये गूगल से डेटा खरीदते हैं, ठीक है। डेटा क्या खरीदते हैं? आपको जो पसंद आता है आप कहीं ना कहीं उसको सर्च जरूर करते हो एक बार, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की सबसे अच्छी बात ये हम खरीदे ना खरीदे देख के जरूर आ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्ट में डाल लेते हैं, है ना, तो एक तसल्ली रहती है कि हमारा ही है, ठीक। तो आपने जैसे ही गूगल पे सर्च किया ये डेटा चला गया उनके पास। अब ये जो कंपनीज होती है अमेजोन एंड ऑल, दे परचेज द डेटा कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने शूज की सर्चिंग करी, तो जिन्होंने एड स्पॉन्सर किया है अमेजोन वगैरह में, उनके मतलब उनके कनेक्शन के थ्रू अब उनको वही सारे एड्स दिखाए जाएंगे और आपको और मजा आने लग जाती है, आप उसको स्क्रॉल भी करने लग जाते हो, तो उनको यकीन हो जाता है हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है, देन दे विल कंटिन्यू शोइंग यू मोर एंड मोर ऑफ सच एड्स। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट में रखे हो वो किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। दैट इज वाई इतने इंक्रिप्शंस होते हैं। व्हाट्सएप ने कितनी बार निकाला था ना कि ऑल द मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड, लेकिन ये न्यूज आई थी कि व्हाट्सएप के मैसेजेस सिक्योर नहीं है, तभी लोग टेलीग्राम वगैरह यूज करने लग गए थे। लेकिन व्हाट्सएप में जो मजा है वो टेलीग्राम में कहाँ? बोलो हाँ, देखा? तो क्या आपने कहा अरे सिक्योरिटी छोड़ो, हम खुद बता देंगे मम्मी को, है ना, यूज हम व्हाट्सएप ही करेंगे। सो whatever information we are having on internet that is not at all safe, और क्योंकि वो सेफ नहीं होती है इसलिए क्राइम्स होते हैं। और उसी क्राइम को रोकने के लिए हमारे देश में एक बड़ी अच्छी चीज है, क्राइम को रोकने के लिए कुछ हो ना हो लॉ जरूर बन जाता है, एक एक्ट बना देते हैं। उन्होंने कहा साइबर क्राइम रुके ना रुके, हम अपना जिम्मेदारी निभा देते हैं। क्या जिम्मेदारी निभा दी? लॉ बना दिया। अब उस लॉ से क्राइम रुके या ना रुके एक चीज जरूर हो जाती है, पता है क्या? आपका कोर्स बढ़ जाता है। कोई नया लॉ बनेगा, सीएस को तो पढ़ना ही है, वो नया लॉ बना और आपके कोर्स में आया। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, आपको पता है एक लॉ है बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, जो लोग अपने 2 नंबर, भी सेकंड ग्रुप स्टार्ट होने वाला है उसमें आप पढ़ेंगे, जो 2 नंबर की कमाई होती है ना, 2 नंबर समझते हो? कैसे समझते हो? अभी तो छोटे बच्चे हो, कमाना भी नहीं शुरू किया, 2 नंबर समझते हो? अरे हाँ, हम तो रोज का है हमारा। 2 नंबर की कमाई जो होती है उसको जो लोग ठिकाने लगाते हैं, देन वन एक्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, अगेन मनी लॉन्ड्रिंग समझ गया ना, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करना। ये जितने भी लॉज हैं, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं क्राइम को रोकने के लिए बनाई जाती है, उससे क्राइम रुके या ना रुके, कहाँ ही रुकता है। रुकता होता तो इंडिया कितना अच्छा बन चुका होता, लेकिन लॉ बना हुआ है, ठीक है। और लॉ बनने से कुछ होना हो, सीएस के बच्चों का कोर्स बढ़ जाता है, उनका एक चैप्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्रॉड्स, बल्कि आपने देखा होगा कम की जगह और बढ़ गए हैं। इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड्स हैव नाउ इंक्रीज्ड, ओके। तो लॉ है, उससे कुछ होना हो, लेकिन आपका कोर्स इंक्रीज हुआ है, तो हम लोगों को तो पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में आना है, ठीक है, फाइन। तो देखिए कह रहे हैं रूल्स बनाए हैं साइबर कैफे के लिए, डेटा सिक्योरिटी, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स, एंड it also has rules for observation of due diligence by internet intermediary। यही हम आपको बता रहे थे, ये इंटरमीडियरीज होते हैं, वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि हमको सर्विसेज देते हैं, ओके। अब आइए
अच्छा, एक लाइन और देख लीजिए, लिखी हुई है एनी पर्सन इफेक्टेड बाय डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट मतलब क्या हुआ? डेटा चुरा लिया जाता है, ठीक है। एनी पर्सन इफेक्टेड बाय डेटा थेफ्ट, हैकिंग, ओके, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस कैन अप्लाई फॉर कॉम्पेंसेशन। तो अगर आपका डेटा हैक हुआ है, आपका अकाउंट हैक हुआ है, या आपके साथ इलेक्ट्रॉनिकली कोई गलत काम हुआ है, किसी का सिस्टम, जैसे आप लोगों ने देखा है कई बार आपकी आईडीज हैक कर ली जाती हैं, यस, सिस्टम्स ब्लॉक कर लिए जाते हैं, इन सब से रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो कई बार हमारे सामने सवाल आता है कि हमारी आईडी हैक हो गई, अब हम क्या करें, है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई अंडर विच एक्ट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ओके। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो इस एक्ट के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। होता तो किसी लॉ में नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को छोड़ो, कौन से लॉ में होता है ये बताओ। अब इसके लिए क्या कहें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ हो भी जाता है सोल्यूशन, इट्स नॉट दैट, बट देन सी चेंजिंग है, टाइम चेंजिंग है, बट देन अभी भी रूट्स पे उतना वर्किंग नहीं हुई। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सब कुछ छोड़िए, बुक्स आ गई है आईसीएसआई की, सब कुछ छोड़ दो, कहाँ इतनी दूर की बात करें। किया है रिप्लाई, अब आएंगे बुक, बताओ। मतलब ये समझिए, क्राइम वाइम तो छोड़ दो, एक बच्चा जिसने पैसे दिए हैं बुक्स के, ठीक है, जिसके एग्जाम है, उसकी बुक्स नहीं आ रही हैं, तो क्राइम की तो दूर की बात है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने क्या बोला? एक्चुअली दिस इज द थिंग, अभी आपके साथ ये चीज है कि जिनकी बुक्स आ गई वो तो ठीक है, जिनके साथ नहीं आई वो बेचारे यहाँ भी चले गए, दिल्ली में भी बात कर ली, सबसे बात कर ली, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी बुक्स ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, दैट्स द ट्रूथ। और अब बताओ, बता रही प्रेसिडेंट को मैसेज करना, प्रेसिडेंट से कि भैया बुक भेजो तो हम पढ़ाई शुरू करें, है ना। तो अब जब यही कुछ नहीं हो पा रहा है, इवन अभी आपको कोई जरा सी प्रॉब्लम भी होगी आईसीएसआई से रिलेटेड, अरे आप लोग तो सीएसईटी पास हैं, जब एग्जाम नहीं चलता है तो क्या होता है, समझ आया। तो बुक्स तो दूर की बात है, आप सीएसईटी का पेपर दे रहे हैं, बीच में आपका एग्जाम नहीं चला तो कोई सुनवाई है? उन्होंने एक नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, उस हेल्पलाइन का नंबर है हमसे हेल्प ना मांगो, दूसरी लाइन पकड़ो। हेल्पलाइन नंबर का मतलब होता है हमसे हेल्प ना मांगो, दूसरी लाइन पकड़ो, हम कुछ सहायता ना कर पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इन दैट, वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बट देन हम लोग के लिए तो कोर्स है, कोर्स में चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए पढ़ना है। चलो, है बेटा। हाँ, और क्या, क्लाइंट वही तो मेन है, अपनी पढ़ाई तो दूर है, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट की हम हेल्प करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, मेन वही है, ठीक है। With the changing needs and requirements of information technology, the Information Technology Act 2000 has been substantially amended. कह रहे हैं 2000 में आया था, फिर क्राइम्स बढ़ने लगे, उसको देख के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट आया 2008 में, which was passed by the Indian Parliament on December 24, 2008. तो बेसिकली ये लॉन्च हुआ था 2000 में, 8 इयर्स बाद ये फील हुआ कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और इसके लिए रिवाइज्ड एक्ट लाया गया 2008 में। अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के लिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनैक्टेड टू मेक इन द मेन 3 काइंड्स ऑफ प्रोविजंस। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? ये मेन जो है 3 पॉइंट्स ये है पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था? फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे हैं लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो इलेक्ट्रॉनिकली किए गए। जब ये एक्ट नहीं था, ठीक है, मान लीजिए तब किसी ने अगर अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर लिया, तो टेक्निकली वो रिटर्न जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हुआ है वो वैलिड होगा कि इनवैलिड? इनवैलिड, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉग्निशन ही नहीं थी। क्यों नहीं थी आपको पता है? समझिए, रिकॉग्निशन इसलिए नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं था। मान लीजिए हमने एक रिटर्न फाइल किया इलेक्ट्रॉनिकली, ओके, अंडरस्टैंड करना सिचुएशन। हमने कहा भाई हमारी इनकम जो है 2 लाख रुपए की है, तो हमने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। आई होप इनकम टैक्स रिटर्न सब लोग समझते हैं, ठीक है। हमने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया कि मेरी इनकम साल में 2 लाख रुपए की थी, इसलिए मेरा कोई टैक्स नहीं बनता। आप है हमारे दुश्मन बचपन से, ठीक है, जब देखो आ जाती पढ़ाने, ठीक।
तो हमने 2 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही किया इलेक्ट्रॉनिकली, आपने रस्ते में मेरा वो इनकम टैक्स रिटर्न हैक कर लिया, मेरे उस रिटर्न में 2 लाख की जगह 200 करोड़ की इनकम डाल दी, ठीक है, और वापस भेज दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब हमारा क्या होगा? आप समझ गए क्या हुआ? क्योंकि कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था पहले, हैकिंग वाज सो इजी। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कम थे, जब ये एक्ट नहीं था, तो कोई सेफ्टी प्रोसीजर नहीं था, ठीक है। तो मान लो हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भेजा, और उसमें बीच में कोई टैंपरिंग कर दी गई, टैंपरिंग मतलब छेड़छाड़ कर दी गई, आपने हैक कर लिया, उसके डेटा चेंज कर दिया और दोबारा से गवर्नमेंट के पास भेज दिया। इसलिए गवर्नमेंट कहती थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्निशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी उनको सिक्योर करने का कोई सिस्टम नहीं है। आज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सिक्योर हैं। ऐसे सिस्टम्स यूज्ड हैं जिससे हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बीच में हैक करके डेटा चेंज करके नहीं भेज सकते। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आए, सेफ्टी प्रोसीजर्स आए, तब उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो ये एक्ट आने की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्निशन दी गई, और आज जितने भी हम लोग को रिटर्न फाइल करने होते हैं, रिकॉर्ड्स फाइल करने होते हैं, इवन गवर्नमेंट में एप्लीकेशंस देनी होती है, आरटीआई एप्लीकेशन भी तो हम लोग कैसे फाइल कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, ये जितना कुछ भी हमें करना होता है, हम सब कुछ कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो देखिए लिखा है, इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication referred to as electronic commerce। तो ई कॉमर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। सेकेंड पॉइंट देखो, क्या अपने आप समझ में आ रहा है? Okay, same. CARET facilitates electronic filing of documents with government agency। आज गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं, सब ई फाइलिंग हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग होती है, और वो ई फाइलिंग इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के पहले ई फाइलिंग वाज नॉट अलाउड। ओके, और तीसरा देखो क्या लिखा है, ये भी अभी हमने आपको बता दिया, इट अमेंड्स। कौन कौन से एक्ट अमेंड कर दिए? इंडियन पीनल कोड। अब बताओ आईपीसी में क्या अमेंडमेंट आई होगी? आईपीसी में अब ये अमेंडमेंट आ गई होगी कि जो ट्रांजैक्शंस पहले मैनुअल होते थे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे हैं, वो भी एक क्राइम माना जाएगा और उसकी भी सजा बताई गई है। ओके फाइन, कह रहे इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस इज प्रूफ। अच्छा, सबूत, ठीक है, जैसे हम लोग लॉ में पढ़ते हैं सबूत एंड गवाह। तो पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिकल सबूत जो होते थे उन्हीं को ही सबूत माना जाता था, उन्हीं को ही एविडेंस माना जाता था। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एविडेंस कैन ऑल्सो बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, हम एविडेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के एविडेंस भी वैलिड प्रूफ माने जाएंगे। ये है आपके कोर्स में एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, बैंक्स के ऊपर जो लग रहा है, आरबीआई एक्ट, so as to bring in electronic documentation within the purview of respective enactment। तो इन सारे लॉज में जहां जहां पर मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ था, उन सब जगह एक और वर्ड ऐड कर दिया गया, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो इस एक्ट को लाने के 3 मेन प्रोविजंस हैं, 3 मेन पर्पस हैं। ये पहला, मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर एनैक्टिंग दिस। ओके, सबसे पहला था लीगल रिकॉग्निशन मिला ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को। अगेन आई एम सेइंग, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से आप याद कर भी नहीं पाएंगे। इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड एकदम एज इट इज याद कर ले। आरटीआई में क्या किया था? वर्ड टू वर्ड याद किया था, कि आता था वो लिखा, यही क्या होगा, समझ में आया फिर उसको लिखा होगा। यू डोंट हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन, बस मतलब समझो। अब जैसे पहला पॉइंट है तो यू कैन इजीली राइट इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, दैट्स इट। ये भी तो वही मतलब निकल के आ रहा है, लीगल रिकॉग्निशन मिली किसको? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इजी हो गई गवर्नमेंट एजेंसीज के पास। एंड थर्ड, बहुत सारे एक्ट थे जिनको अमेंड कर दिया गया, जैसे कि आईपीसी है, ठीक है, एविडेंस एक्ट है,
इन सब में अमेंडमेंट ला करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी इंपॉर्टेंस दे दी गई. These are the three main reasons for enactment of this act. Any doubt? पक्का? ठीक है, चलिए इस चैप्टर से आप क्या सीखेंगे? साइबर क्राइम करना कि साइबर क्राइम रोकना? दिल से बताओ. पहले तो ये सीख लेते करा कैसे जाता है ना. चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं सिखाएंगे आपको. अगर आपको ये लग रहा है कि हैकिंग वैकिंग सिखाई जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ लॉ के एंगल से बताएंगे कि क्या क्या लॉ में लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. जरा हेडिंग पढ़ के बताइए हम लोग टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं. लेट मी सी क्या लॉ समझ में आई आपको. इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? नॉट. कह रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द आईटी एक्ट, नथिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट shall apply to document or transaction specified in the first schedule. इसका मतलब समझो, फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. लाइन देखिए कैसे लिखी है, नथिंग इन आईटी एक्ट. सिर्फ एक वर्ड है नथिंग, इससे पूरी मीनिंग चेंज हो रही है. आईटी एक्ट में जो भी लिखा है वो सब फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? यस और नो? ओके, देखिए, द डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल आर एज अंडर फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. ये क्या होते हैं? सुना है कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट. नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबिलिटी. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफरेबल होता है, जैसे कि चेक हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, इनको क्या कहा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बताओ आईटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन लिखा क्या हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विद एक्सेप्शन. ठीक है, अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक, डिमांड, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज issued in favor or endorsed by an entity regulated by Reserve Bank, National Housing Bank, SEBI, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority और पेंशन फंड. हमको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के ये बताइए, मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसके ऊपर आईटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आराम से सोच के बताइए, लॉ में 1 मिनट सोच के बताइएगा. हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आईटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं लग रहा है? हेडिंग तो यही थी कि किसके किसके ऊपर नहीं लगेगा. पहले सिर्फ इतना बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि लगेगा उनके ऊपर? आरबीआई ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया है, उसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है. फुल हैंड्स प्लीज. श्रिंक हो गए धूप में आपके हाथ. हाँ, ये फुल हैंड होता है. ऐसे जो जरा सा उठाते हो वो, हाँ, थोड़ी देर खड़ा रखो. दर्द हो गया? क्या फिटनेस लेवल है आपका. हाँ, आप क्लास के एंड तक खड़ा रखो. तुरंत बांध दीजिए, ऐसे थोड़ी. तो कौन बचा फिर? सबको यही लग रहा है? अच्छा, कितने बच्चों ने झुंड के साथ हाथ उठा लिया कि इतने लोग कह रहे हैं तो चलो यही होगा? क्यों? हेडिंग तो ये थी कि नहीं लग रहा है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो लिखा था, लेकिन लिखा था अदर देन. इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्होंने अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसके ऊपर आईटी एक्ट लगेगा. इसके अलावा जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर आईटी एक्ट नहीं लगेगा. समझ आ गई बात? पक्का? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का?
कुछ ऐसे डाउट ऐसे शक्ल बना रहे हो, कई बार आप इसमें भी शक्ल बना लेते हैं कि हमको समझ कैसे आ गया इतनी टेक्निकल चीज। हाँ, आपको खुद पे भी डाउट होता है, अरे था तो बड़ा टफ, हमको एक बार में समझ में आ गया, ये कैसे हो गया। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक पे। एक तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किसके किसके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरा वो केस स्टडी बेस पे पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया और उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो जो पर्सन था, अग्रीव्ड पर्सन, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल करी, तो वेदर इज कंप्लेन विल बी सस्टेनेबल। पहले तो हम क्वेश्चन दोबारा समझाएं। हमने आपसे पूछा कि रिजर्व बैंक ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो जो पर्सन था जिसके साथ गलत हुआ उसने एक एक्शन लिया रिजर्व बैंक के ऊपर एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो वेदर हिज एक्शन विल बी सस्टेनेबल, उसका एक्शन सस्टेन करेगा? करेगा। क्यों? प्रोविजन क्या लग रहा है यहाँ पर? सेक्शन छोड़ो, हम सेक्शन की बात ही नहीं करते, हमारे सामने सेक्शन की बात ना करो। पहले प्रोविजन में इतने स्ट्रांग होइए, फिर सेक्शन की बात करिए। सबसे पहले प्रोविजन ये लग रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके ऊपर आईटी एक्ट नहीं लगता, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन क्या था, एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज क्रिएटेड बाय आरबीआई, ये प्रोविजन लगा। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस क्या लिखेंगे कि केस में क्या क्या हुआ, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, any instrument which is created by RBI, any negotiable instrument which is created by RBI is within the exceptions, ठीक है। that means उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल होगा, और इसलिए the action taken by the person will sustain। समझ में आया? अभी आपने जितनी आसानी से आंसर दे दिया, एग्जाम में उतना आसान होगा नहीं। पता है क्यों? अभी तो हमने प्रोविजन पढ़ाया और क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम फ्रेश, एकदम ताजा ताजा रखा था दिमाग में, और क्वेश्चन पूछ लिया। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और ये पूरा चैप्टर के साथ साथ आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, तब आपको एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आएगा कि प्रोविजन कौन सा हिट हुआ है यहाँ पर। ये समझ रहे हैं कि आपको लगे अरे देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी आपको एग्जैक्टली क्योंकि एकदम सामने प्रोविजन पढ़ाया और आपके सामने था, बट ये गेस करना कि आरबीआई ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, उसके ऊपर आईटी एक्ट लग रहा है कि नहीं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है। तो आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ध्यान रखना कि इट वाज अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ आईटी एक्ट। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। व्हाट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी से? अच्छा, हम सोच रहे हैं हम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दें, बड़े इंटेलिजेंट हो, दिमाग लगाते हो हर चीज में, तो हम सोच रहे हैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दें। आप खुश होगे इससे? खुश होगे कि दुखी होगे? कुछ है नहीं हमारे पास खास। मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या हुआ? जो जो काम करने के अधिकार मेरे पास हैं, वो पावर हमने आपको दे दी। ओके, अब आपको अपना समझ में आया, चलो पेपर हम खुद चेक कर लेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स गिविंग योर राइट्स टू समवन, ठीक है। यू आर माई अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स हमने आपको एज अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया, और जो जो काम करने के अधिकार मेरे पास हैं, वो सारे अधिकार हमने आपको दे दिए। नाउ अधिकार देने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स दीज आर द पावर्स व्हिच आई एम गिविंग टू माय अटॉर्नी। ओके, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बना, और उस लीगल डॉक्यूमेंट में मेरा साइन होगा, और हम लिखेंगे कि हमने अपने ये अधिकार सच एंड सच पर्सन को दे दिए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर बताओ, नॉर्मली आईटी एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन a power of attorney as defined in section 1A of the power of attorney act, but excluding, ध्यान से, those power of attorney that empower an entity regulated by, again, RBI, National Housing Bank, SEBI, IRDA, पेंशन फंड, इन्होंने अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, या इनके बिहाफ में अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, तो उसके ऊपर आईटी एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर पर्सनली किसी पर्सन ने बनाई है, हमने कोई चेक बनाया, हमने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो आईटी एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक, आईआरडीए, ठीक है, देन पेंशन फंड, ओके,
इन लोगों ने, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन लोगों ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करी है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी डाउट? याद रहेगा पक्का? थर्ड एंड फोर्थ इजी है। ट्रस्ट, ट्रस्ट समझ गए ना, ट्रस्ट बनते हैं जो, ठीक है। और विल, आई होप विल भी पता होगा आपको। विल क्या होता है? वसीयत, ठीक है। ये जो विल्स बनती हैं, ये जो ट्रस्ट बनते हैं, इनके ऊपर भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे बात आपको ये लग रही होगी कि भाई मान लो विल में कोई प्रॉब्लम हुई या ट्रस्ट में ऐसा कोई इश्यू अराइज हुआ तो इनका सेपरेट एक्ट है, उसमें अगर कोई सजा दी होगी तो दी जाएगी, आईटी एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड, पावर ऑफ अटॉर्नी, थर्ड, ट्रस्ट एंड फोर्थ, विल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में क्या एक्सेप्शन था? आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, आईआरडीए या पेंशन फंड, इन लोगों ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, किसके किसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या फिर केस स्टडी बेस्ड। एनी डाउट? हाँ बेटा। नहीं, न्यू के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चेंज करते चलो, हाँ चेंज करते चलो, अमेंडमेंट्स हैं एक्चुअली। ओके, समझ आ गया सबको? अब देखिए इसमें डेफिनेशंस हैं, इस पे हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देंगे। डेफिनेशंस में आपको 3 डेफिनेशन पढ़ के आनी है। एक डेफिनेशन देखो दी हुई है, एड्रेसी। मिल गया? बताओ एड्रेसी कौन होता है? अभी हमने आपको बताया था, जब आप किसी से बात करते हैं तो 3 लोग होते हैं, एक आप जिससे बात कर रहे हैं, और एक वो छोटा भाई बहन जो कान लगा के सुन रहा होता है, इंटरमीडियरी। ओके, तो एक एड्रेसी की डेफिनेशन पढ़नी है आपको, एक देखो इंटरमीडियरी होगा, मिल गया, और एक है ओरिजिनेटर। अच्छा बताओ, मैसेज भेजता कौन है, ओरिजिनेटर की एड्रेसी? ठीक है, और भेजा किसको जाता है? एड्रेसी। तो हमको ये बताओ, पहले आपको नहीं लगता ओरिजिनेटर की डेफिनेशन होनी चाहिए फिर एड्रेसी की होनी चाहिए? लगा ना? क्यों, ऐसा क्यों करा इन्होंने, पहले एड्रेसी लिख दिया, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? सोचो सोचो। डेफिनेशंस जो होती है ना किसी भी एक्ट की, दे आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इसमें कोई लॉ का लॉजिक नहीं था, सिंपल था, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इसमें भी आप दिमाग लगाने लगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। सो दैट इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 3 डेफिनेशंस आपको पढ़ के आनी है, एड्रेसी की, ओरिजिनेटर की और इंटरमीडियरी की। फाइन, चलो इसके आगे वील टेक इट इन द नेक्स्ट टर्म। अगर टाइम मिल जाए तो ये केस लॉ पढ़ लेना, वैसे टाइम है कहाँ आपके पास?